इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 6। आज जो हमारा मेन फोकस तो रहेगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेन फोकस इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम डिटेल में स्टडी तो करेंगे। साथ में जब आप ये वीडियो देखेंगे उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, देखते हैं कि आप उनका आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। पहले तो नॉर्मल सी बात है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं और उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आप किसी पेपर में अगर आपने दिखाना हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कैसे दिखाएंगे, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपने दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, एक इस बात का। दूसरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, बहुत कम समय में आप समझ जाएंगे, इसको ज़्यादा समय हम नहीं लगाएंगे। दूसरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर, प्लस से माइनस की ओर या माइनस से प्लस की ओर, और क्यों। अगर प्लस से माइनस की ओर है तो क्यों, और माइनस से प्लस की ओर है तो क्यों। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो आइडियल कब होता है, मतलब आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन क्या है। दो कंडीशन, या तो चार्ज बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए या उनके बीच की डिस्टेंस कम ली जाती है कि ज़्यादा ली जाती है, और क्यों ली जाती। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझाने से पहले मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने पेपर में दिखाने हो तो कैसे दिखाएंगे, आप लाइन से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दिखाते हैं, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वहाँ पे माना जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब मैं दिखाने के लिए एक तो ऐसे दिखा सकता हूँ, दूसरा इस प्रकार से दिखा सकता हूँ। तो क्या डिफरेंस तो आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है और इनके बीच की डिस्टेंस भी कम ज़्यादा है। देखो यहाँ कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे गैप ज़्यादा हो गया, तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे आप कहेंगे यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म क्या है, कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, और जहाँ पर एक गैप बढ़ जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब जो गैपिंग है, मान लेते हैं मैंने इस तरह से आपको दिखा दिया, ये आपका गैप है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो यहाँ पर गैप कम दिखा रखा है तो इसका मतलब यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और यहाँ पर का गैप ज़्यादा है तो यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। एक कंपैरिजन अगर आप कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ पर क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और दूसरी बात है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे आपने देखा था पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कल देखी थी आपने। पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, 1 मार्क्स का पूछा जाता है कि पॉइंट चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो आपको साथ यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, क्योंकि ये लाइंस आपकी पैरेलल नहीं है तो कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। और चार्ज के पास में देखो ये पास में है, इनका गैप कम है, और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं तो इनके बीच का गैप बढ़ता जाता है। इसका मतलब दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और पास आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा जाता है कि कहाँ पे पास में और कहाँ पे आपका दूर है। तो ये बेसिक आइडिया तो आपको आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिफॉर्म को कैसे दिखाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को कैसे दिखाते हैं, इनकी स्पेसिंग का क्या मतलब होता है, और पैरेलल होने का क्या मतलब होता है, और नॉन पैरेलल होने का क्या मतलब होता है। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई का मतलब आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, डाई का मतलब दो तरह के चार्ज होते हैं। तो अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है और बहुत कम दूरी पे रखे रहते हैं और चार्ज बराबर होने चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नेचर अलग अलग होना चाहिए, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल आप बोलते हैं। डाइपोल में मतलब चार्ज को लिखा जाता है प्लस माइनस क्यू, इस चार्ज को लिखा जाता है प्लस माइनस क्यू, मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होना चाहिए। इनके बीच की डिस्टेंस को चाहे एल ले लीजिए, वैसे न्यूमेरिकल को थोड़ा आसान करने के लिए एल नहीं लिया जाता, या तो 2L ले लीजिए या 2A ले लीजिए।
ये भी आपका ठीक है, आप एल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप मैथमेटिकल फॉर्मूला आप इनका डेरिवेशन निकालेंगे तो ये इससे इसको लेते हुए निकालेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल से डेरिवेशन आ जाते हैं। अगर आप इनके बीच के डिस्टेंस को 2a लेंगे तो थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, आसान से हो जाते हैं। तो इस अरेंजमेंट को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अपनी एक ताकत होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या फिजिक्स में हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं क्या? फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे डाइपोल्स मिल जाते हैं। एक्चुअली ये जो पढ़ते हैं फिजिक्स में पढ़ते हैं, किसके हेल्प के लिए पढ़ते हैं हम? केमिस्ट्री को समझने के लिए। केमिस्ट्री में कैसे हो गया भाई, आपके डाइपोल कहाँ दिखते हैं केमिस्ट्री में? ऐसे कौन से डाइपोल हैं? आपके जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं केमिस्ट्री के, जैसे आपने पढ़ा था HCl एक मॉलिक्यूल होता है, कोई भी आप मॉलिक्यूल उठा के देख लीजिए, NaCl आप मॉलिक्यूल देख लीजिए, जिसके भी जितने भी आयनिक, देखो दो तरह के कंपाउंड होते हैं केमिस्ट्री में, आयनिक कंपाउंड होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, एक जगह पे एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आयन पे क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो H और Cl के बीच में मान लो तो एक बॉन्ड है जो क्या है, पॉजिटिव आयन है और ये क्या है, नेगेटिव आयन। तो ये आपका डाइपोल होता है। ये क्या होता है आपका डाइपोल। तो यहाँ पर जो भी आप डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल को समझने के लिए। तो क्या है, इनका चार्ज बहुत कम होता है और इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो भी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। तो वहाँ पर आपने केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि जो भी डाइपोल होता है, एक वर्ड आप पढ़ेंगे, वर्ड होता है, आपको इसको समझना भी पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको लिखते हैं आप P से, इसको आप लिखेंगे P से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है अभी ये डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, मतलब समझ लेना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी डाइपोल की ताकत होती है, एक स्ट्रेंथ होती है। मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा मतलब माना जाता है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग आपका डाइपोल होगा। लेकिन होता क्या है फिर ये डाइपोल मोमेंट, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे या इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको डिफाइन किया गया है, सीधे इसके फॉर्मूले से आप डिफाइन करेंगे इसको। जो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P, वो होता है प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? कोई एक चार्ज ले लीजिए, मैग्नीट्यूड लेना है, चाहे इसका मैग्नीट्यूड ले लो चाहे इसका मैग्नीट्यूड ले लो, प्लस माइनस नहीं लेना है आपने, एक मैग्नीट्यूड ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके बीच के डिस्टेंस से। चलो डिस्टेंस L ना लेके मैं 2a ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, P इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू 2a। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, आइदर ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। इसको क्या कहते हैं, 2a को या तो आप कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज बोलोगे, या डाइपोल लेंथ बोलोगे। ये डाइपोल की लेंथ है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच का जो लेंथ होती है उसको कहते हैं डाइपोल लेंथ। तो कोई भी आपका दिया गया हो, या तो डाइपोल लेंथ बोला गया होगा या बोला गया होगा डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज बोल दिया गया होगा। अब यहाँ पे तो मैंने स्केलर फॉर्म में लिख दिया इसको, इससे तो पता चल रहा है कि ये आपका स्केलर है। तो अभी अभी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे कैसे आप कहोगे, ये देख लो क्या है, ये तो स्केलर क्वांटिटी, ये भी डिस्टेंस कह रहे हो तो स्केलर क्वांटिटी है। दो स्केलर क्वांटिटी मिलके क्या वेक्टर बनाती हैं? नहीं बनाती हैं। तो क्या है फिर यहाँ पे, क्यों आपने इसको बोल दिया वेक्टर? इसको बोला जाता है, एक्चुअली ये जो 2a है वो डिस्टेंस नहीं कहते हैं, यहाँ पर बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू चार्जेस। ये माना गया है कि पहले यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पास पास में रखे थे, अब थोड़ा सा इसको डिस्प्लेसमेंट दे दी है मैंने। कितनी डिस्प्लेसमेंट दे दी? 2a की डिस्प्लेसमेंट दे दी है। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस ना बोल के इसको क्या बोलोगे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। तो आप कह सकते हैं, अब इसको अगर आप वेक्टर बनाएंगे तो ये समझ लीजिए, जब स्केलर और वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा कौन सी क्वांटिटी बनाती हैं? वेक्टर क्वांटिटी बनाती है। तो इसलिए आप इसको नॉर्मली हम कह देते हैं डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मैं ये कह सकता हूँ इसको अगर आप बिल्कुल सही वर्ड्स में बोलना चाहें, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। पहले क्या थे, दोनों पास में थे, तो मैंने पॉजिटिव चार्ज को लेके गया और कितनी दूरी पे लेके गया, 2a डिस्प्लेसमेंट मैंने दिला दी। तो इसलिए आपका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसकी यूनिट क्या होगी।
अरे जितनी भी यूनिट्स आपने निकालनी कहाँ से, सारे फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपके सामने, तो इसका जो यूनिट होगी इसका क्या होता है, कूलम कैपिटल में होगा और डैश दे दीजिए और ये आ गया मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती, तो इसकी जो यूनिट होती है कूलम मीटर होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी डायरेक्शन क्या मानी जाती है, तो कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी तो आप इसको वेक्टर बोलेंगे। अगर डायरेक्शन नहीं देंगे तो ये वेक्टर नहीं होगा। तो इसकी डायरेक्शन पहले तो मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ की ओर होती है। इसकी जो डायरेक्शन होती है पी की, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। नेगेटिव से कहाँ की ओर होती, पॉजिटिव की ओर होती है। या यहाँ पे अगर डाइपोल की दिखा रखा है तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। क्यों, अब क्वेश्चन आता है भाई क्यों पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्यों नहीं होती, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्यों मानी जाती है। हालांकि केमिस्ट्री में थोड़ा सा कभी कभी आप इसको पॉजिटिव से नेगेटिव एक दिखा देते हैं, लेकिन आप फिजिक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है क्यों होती है। अभी अभी मैंने बोला था ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की डिस्प्लेसमेंट, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर को है, तो डाइपोल मोमेंट भी तो वही होगा। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, आपकी डाइपोल मोमेंट की होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ की ओर हुआ, पॉजिटिव पहले यहाँ पे था, अब पॉजिटिव कहाँ चला गया, दूर चला गया, मतलब पहले यहाँ था अब यहाँ, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड को है, मतलब नेगेटिव से कहाँ की ओर है, पॉजिटिव की ओर था। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई तो डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव मानी जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करते हैं, जिसमें डेरिवेशन तो आता ही है, साथ में न्यूमेरिकल भी इसमें पूछा जाता है और थोड़ा इसको बच्चों को समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बल, टॉर्क को बोला जाता है बल आघूर्ण। हिंदी वाले बच्चे भी समझ लेना कि तो आपसे पूछा जाएगा कि द्विध्रुव का, वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण कैलकुलेट करिए, याद करिए। तो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका मतलब सबसे पहले हमने क्या दिखाना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना पड़ेगा। अभी अभी बताया था मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे दिखाते हैं, यूनिफॉर्म पैरेलल लाइंस होनी चाहिए और इनके बीच की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एंगल पर रख दिया मैंने, कितने एंगल पर रख दिया मैंने, थीटा एंगल पर रख दिया है। इसके बीच की जो डिस्टेंस ले रहे थे वो कितना ले रहे थे, 2a ले रहे थे या l ले रहे थे। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, +q चार्ज है और यहाँ पर कितना है, -q चार्ज है। पहले तो ये बताइए टॉर्क या बल आघूर्ण होता क्या है, किस ऑब्जेक्ट में होता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा होता है ना, तो इसका मतलब उसको बल आघूर्ण घुमा रहा हो। जो मैंने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया, टॉर्क या बल आघूर्ण प्रोड्यूस किया। तो ये जो टॉर्क होता है यही किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने का काम करता है। मान लेते हैं आप दरवाज़ा बंद करते हैं, तो दरवाज़ा क्या करते हैं, जो फोर्स लगाते हैं उसी फोर्स ने उस दरवाजे पे क्या किया, टॉर्क प्रोड्यूस किया और वही टॉर्क उसको रोटेट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो बताइए यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे, उसके बाद हम बताते हैं कि टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे घूमने लग जाते हैं। अगर ये घूम रहा है तो पक्का इसमें टॉर्क होगा, अगर ये घूम नहीं रहा है तो उसमें टॉर्क नहीं होगा। तो अब घूमेगा कैसे, मान लेते हैं ये आपके पास डाइपोल है, तो इसमें भी फोर्स लगेगा और इसमें भी फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, कल बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज पे फोर्स लगाता है, और डायरेक्शन भी बताई थी कि ये पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये दोनों फोर्स बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, सेम है, तो दोनों फोर्सेस बराबर हैं। अब मान के चलिए कि आपके पास एक डाइपोल है, एक रस्सी आपने यहाँ पे बांध रखी, इधर को खींच रही है, और एक रस्सी ये बांध रखी इधर को खींच रही, एक रस्सी इधर को और एक रस्सी इधर को, तो ये क्या करेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, और यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो क्या होगा, ऐसे आपने किया, ये इधर को फोर्स लग रहा है, इधर को फोर्स लग रहा है, तो घूमेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या है, टॉर्क लगेगा। तो यहाँ पे आते आते टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अब तो घूमना नहीं है, क्योंकि ये इधर को खींच रहा है, ये इधर को खींच रहा है, सीधा हो जाएगा। तो जब किसी एंगल पे रखा है तभी टॉर्क लगेगा इस पर।
हाँ, पैरेलल हो जाएगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा। क्यों? पैरेलल होने पे ध्यान देना, अगर ये आपका आ जाता है प्लस माइनस इधर को आ जाता है, प्लस इधर को आ जाता है, इधर को फोर्स, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है घूमने का। तो जब किसी एंगल पे आप रखोगे तभी इस पे क्या प्रोड्यूस होगा, आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला 11th क्लास में आपने पढ़ा था, आइदर ऑफ द फोर्स, कोई एक फोर्स ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझने में थोड़ा सा हो सकती स्टार्टिंग में दिक्कत हो, लेकिन मैं समझा देता हूँ। फोर्स तो चलो ठीक है, आप निकाल सकते हैं। ये फोर्स और चार्ज, आपको 3 चीज़ें दी गई हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये है चार्ज और ये फोर्स। क्या इन तीनों में कोई रिलेशन होता है? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई। ठीक है जी, आपके पास फोर्स तो मिल गया है, लेकिन अब ये बताइए कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कैसे निकालेंगे आप इस डाइपोल का। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है 2 फोर्सेस के बीच में होती है। अब क्या करना है, इसके लिए आपने क्या करना है, किसी एक फोर्स को आप थोड़ा पीछे की ओर एक्सटेंड कर दीजिए, किसी भी एक, चाहे इस फोर्स को चाहे आप इस फोर्स को थोड़ा सा पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, और दूसरा जो फोर्स का ओरिजिन पॉइंट है वहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो ये जो डिस्टेंस है इसी को आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ F इंटू एक्स। एक्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने पहले फोर्स से दूसरे फोर्स की लाइन पर जो परपेंडिकुलर डाल रखा है उसको आप कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो अब ये जो x है वो निकालिए, क्योंकि फोर्स तो आपको पता है, x आपको नहीं पता है। x आपको दिया क्या होगा, वहाँ पे दिया ये होगा, एक तो एंगल दिया गया होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। एक आपको एंगल दिया गया होगा और एक आपको डाइपोल की लेंथ दी गई होगी। क्या इन दोनों की हेल्प से आप x निकाल सकते हैं? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस थीटा के लिए x किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये बेस का काम करेगा यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस से, और ये किसका काम करेगी जी, हाइपोटेनियस का काम करेगी। मुझे नहीं लगता है कि इसमें समझने में कोई दिक्कत हो रही। तो क्या यहाँ से आप x अपॉन 2a करेंगे तो क्या होगा, ये x अपॉन 2a मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो x इक्वल टू क्या होगा, 2a साइन थीटा। तो दोनों चीज़ें मेरे पास हैं। फोर्स मुझे पता है, कोई एक फोर्स लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी निकाल दे, 2a साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, टॉर्क इक्वल टू हो गया Q इंटू ई इंटू क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा। और हमें पता है ये Q इंटू 2a, Q है चार्ज, 2a है इनके बीच की डिस्टेंस, अभी बताया था ये डाइपोल मोमेंट के बराबर होती है। तो यहाँ पे रख लीजिए P इंटू ई, Q इंटू 2a के बदले P रख दिया, P ई साइन थीटा। तो ये स्केलर फॉर्मूला हो गया इसका। ये क्या हो गया, टॉर्क का स्केलर फॉर्मूला। एक इसमें स्केलर फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल आते हैं और वेक्टर फॉर्मूला लिखने के लिए भी आता है, और वेक्टर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो वेक्टर में कन्वर्ट करना है मुझे, क्योंकि डाइपोल आपका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर होता है और ई भी वेक्टर होता है और टॉर्क भी वेक्टर होता है। जैसे फोर्स वेक्टर होता है तो फोर्स की तरह टॉर्क भी वेक्टर होता है। तो अब इसको वेक्टर फॉर्मूले में लेके आना है। इसके लिए आपको शायद 11th क्लास में जाना पड़ेगा। आपके पास 2 प्रोडक्ट हुआ करते थे, एक होता था स्केलर प्रोडक्ट, A डॉट B इक्वल टू होता था AB कॉस थीटा, और A क्रॉस B इक्वल टू होता था AB साइन थीटा, और कोई डायरेक्शन होती थी। चलो डायरेक्शन अभी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड ही अगर कंसिडर करें, यहाँ पे कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगी टॉर्क की। तो टॉर्क को मैं वेक्टर बना देता हूँ। तो बताइए क्या, AB साइन थीटा इक्वल टू A क्रॉस भी लिखा जा सकता था ना। यहाँ पे A के बदले क्या है, यहाँ पे P, और B के बदले क्या है, यहाँ पे E, और साइन थीटा है यहाँ पे। तो AB साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, A क्रॉस B। तो टॉर्क को अगर मैं वेक्टर बनाऊंगा तो इसको भी वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे A क्रॉस B नहीं बल्कि क्या आएगा, P क्रॉस E आपका आएगा। तो ये होता है वेक्टर फॉर्मूला। स्केलर फॉर्मूले पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं ये अगले वाले हम उसमें डिस्कस करेंगे, और वेक्टर फॉर्मूले में कौन से किस तरह से आप किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं अगले
एपिसोड पे या अगले पार्ट पे हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको टॉर्क के दोनों फार्मूले याद करने हैं, स्केलर फार्मूला भी याद करना है और वेक्टर फार्मूला भी आपको याद करना है। अगली जो वीडियो आएगी पार्ट 7, उसमें देखिए बहुत 2-3 चीज़ें मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करने जाऊँगा उसमें। वैसे मैं आज इसी पार्ट में मैं डिस्कस करना चाह रहा था आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने डिराइव करना पड़ेगा एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि आइडियल डाइपोल क्या होता है। दूसरा क्या है, डाइपोल के स्टेबिलिटी क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। डाइपोल के इक्विलिब्रियम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं। तो ये कौन कौन सी कंडीशन होती है, स्टेबल की क्या कंडीशन होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है, ये हम और इसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये कि स्केलर फार्मूले में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वेक्टर फार्मूले में किस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अगले पार्ट पे।